सबको मेरा नमस्कार। आज हम एक नए विषय पर बात करेंगे। आज का जो विषय है वह है सामाजिक समस्या। सामाजिक समस्या के बारे में आज हम विचार विमर्श करेंगे। यह उद्धरण संख्या 5340 से लेकर 5345 तक है। इसमें जिन 4 बिंदुओं पर हम लोग बात करेंगे वह है सामाजिक समस्या का कारण, संचालक और संचालित के बीच बढ़ती दूरी। जो दूसरा है मानव स्वभाव में हो रही निरंतर ताप वृद्धि। तीसरा है आत्महत्या सामाजिक है, अपराध नहीं। समाज के समक्ष 5 तरह की समस्याएं, जो अंतिम है। हम शुरुआत करेंगे। जो पहला बिंदु है सामाजिक समस्या का कारण, संचालक और संचालित के बीच बढ़ती दूरी। यहाँ संचालक और संचालित के बीच बढ़ती दूरी का मतलब है न्याय और व्यवस्था के बीच बढ़ती दूरी, राज्य और समाज के बीच बढ़ती दूरी, या हम यह भी कह सकते हैं कि शासक और शासित के बीच बढ़ती दूरी। जैसा कि हम सब जानते हैं, हमारे यहाँ जो प्रदान प्रणाली है वो ऐसी है कि हम प्रत्यक्ष रूप से जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं उनसे हम बात नहीं कर सकते, या हमारा उनसे संबंध नहीं होता। ये जो समस्या है ये हर जगह आती है, चाहे न्यायपालिका और समाज के बीच हो, या हमारी जो कार्यपालिका है इसमें पुलिस प्रशासन, ये सब आते हैं। और बाकी जगहों पर भी ये लागू होता है। जो छोटे देश हैं जैसे स्विट्जरलैंड, डेनमार्क, या और भी बहुत से देश हैं, वहाँ की आबादी बहुत ही कम है और क्षेत्रफल भी बहुत कम है, एक छोटे शहर के जैसा है। वहाँ पे वहाँ की जनता अपने जनप्रतिनिधि से प्रत्यक्ष रूप से मिलती है और उनके सामने अपनी बात रखती है। हमारे यहाँ आबादी ज़्यादा है, जो हमारा देश है वो बहुत बड़ा है, इसीलिए यहाँ पे संभव नहीं है। यही कारण है कि हमारे यहाँ अव्यवस्था फैल रही है। जब राज्य और समाज के बीच दूरी अधिक बढ़ जाएगी तो जाहिर सी बात है राज्य अपनी क्षमता अनुसार समाज तक नहीं पहुंच पाएगा। इसी तरह से समाज भी राज्य तक अपनी बात नहीं पहुंचा पाएगा। जो प्राचीन व्यवस्था थी जिसमें पंचायती व्यवस्था थी, या जो हमारे नगर थे, वहां पे जो व्यवस्था थी वह प्रत्यक्ष थी। जो वहाँ के जनप्रतिनिधि थे वो गांव से, समाज से होते थे और जनता उनको जानती थी और वो भी जनता को जानते थे।
और उनकी समस्याओं को वो निपटाते थे। जब हम किसी व्यक्ति को जानते हैं और सामने वाला हमें जानता है, तो जाहिर सी बात है जो उससे संवाद होगा वो बेहतर होगा, जो उसके साथ संबंध होंगे वो बेहतर होंगे। और जब संवाद और संबंध बेहतर होंगे तो जाहिर सी बात है जो न्याय होगा, जो 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 व्यवस्था होगी वो सही होगी। अभी हमारे साथ यही समस्या है कि न्याय व्यवस्था या जो हमारा जो ढांचा है उससे जो आम जनता की दूरी अधिक हो गई है, और ये जो दूरी है बढ़ती जा रही है। हमारे यहाँ वीआईपी कल्चर भी है। हमारे यहाँ जो जनप्रतिनिधि है उनको सुरक्षा मिलती है, इस वजह से भी जो आम जनता है उनके तो उन तक नहीं पहुंच पाती। ये जो कारण है, ये जो चीजें हैं, ये हमारे जो सिस्टम है, जो व्यवस्था है, उसको गलत दिशा में ले जा रही है। और यही हमारे यहाँ जो सामाजिक समस्याएं हैं उनका कारण है। जो दूसरा है, मानव स्वभाव में हो रही निरंतर ताप वृद्धि। यहाँ जो निरंतर ताप वृद्धि का मतलब है, ताप वृद्धि से यहाँ तात्पर्य है जो मनुष्य का स्वभाव है उसके अंदर वृत्तियों का विकास या वृत्तियों का विकास होना। जैसे लोभ, आलच, क्रोध, हिंसा जैसी जो वृत्तियां हैं जो किसी मनुष्य को एक अच्छा इंसान बनने से रोकती है, वह दिनों दिन बढ़ती जा रही है। आमतौर से यह देखा जा रहा है कि वर्तमान काल में क्लाइमेट चेंज या ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्याओं पे बहुत बात हो रही है, और लोग कहते हैं कि जो ताप वृद्धि है, जो जो हमारे वायुमंडल का जो तापमान है वो लगातार बढ़ रहा है। इसके लिए नेता मिलते हैं, बात करते हैं, चर्चाएं होती हैं, लेकिन उसका नतीजा क्या है? ढाक के तीन पाते। हम क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं, हम ग्लोबल वार्मिंग की बात करते हैं, लेकिन हम ये नहीं बात करते कि जो इसके पीछे कारण है वह है मानव स्वभाव की ताप वृद्धि। मतलब उसके अंदर दुर्गुणों का बढ़ना, दुर्गुणों का उत्पन्न होना। आज व्यक्ति में लोभ, आलच, उपभोक्तावाद, नैतिकतावाद इतना ज्यादा बढ़ गया है कि वह व्यक्ति अनैतिक, नैतिक, सही, गलत इसका विचार नहीं कर रहा है। इससे हमारे समाज का जो माहौल है वो खराब हो रहा है। जो सामाजिक अराजकता है वह फैल रही है। तो मेरा यही मानना है कि जो मानव स्वभाव में ताप वृद्धि है, हमें इसको दूर करने के लिए प्रयास करना चाहिए। हमें ऐसा सामाजिक माहौल बनाना चाहिए कि लोगों के अंदर सद्गुणों का विकास हो। जो तीसरा है, आत्महत्या सामाजिक अपराध नहीं। आत्महत्या को हाल फिलहाल तक हमारे आईपीसी में नहीं माना जाता था। अगर आप आत्महत्या का प्रयास करते हैं, अगर पकड़े जाते हैं तो आपको जेल होगी। यह एक बहुत ही
मूर्खतापूर्ण और हास्यास्पद कानून था। लेकिन अच्छी बात यह है कि जो 2024 में भारतीय न्याय संहिता लागू हुई है, उसमें आत्महत्या को अपराध नहीं माना गया है। अब हम ये जानते हैं कि आत्महत्या को अपराध मानने की जो प्रवृत्ति है, ये कहाँ से आई? ये आई ईसाइयत से। जब अंग्रेजों का इस देश में शासन हुआ तो उन्होंने अपनी मान्यताओं के अनुसार यहाँ पे कानूनों का निर्माण करना शुरू किया। क्रिश्चियनिटी में आत्महत्या अपराध माना गया है। वह कहता है कि जो व्यक्ति को आत्महत्या का अधिकार नहीं है, परंतु यह मानना गलत है। कोई व्यक्ति आत्महत्या शौक से नहीं करता। अगर कोई व्यक्ति आत्महत्या कर रहा है तो समाज को या राज्य को चाहिए कि वह उसकी बात को सुने, उसका कारण क्या है, उसके प्रति सहानुभूतिपूर्ण रवैया रखे, उसे जो उसकी समस्या है उसका हल किया जाए, ना कि उसको जेल भेज दिया जाए। मेरे विचार से आत्महत्या अपराध नहीं, हाँ अनैतिक कह सकते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ भी आत्महत्या को पाप माना गया है। कहा गया है कि जो आत्महत्या करते हैं वो कायर होते हैं। जो जो चौथा जो है वो है समाज के समक्ष 5 प्रकार की समस्याएं। अब यहाँ पे जो समस्याओं की जो बात हो रही है वह 5 प्रकार की हैं। पहला है वास्तविक, दूसरा है कृत्रिम, तीसरा है प्राकृतिक, चौथा है भूमंडलीय और पांचवा है अस्तित्वहीन। यह जो 5 समस्याएं हैं, इनके बारे में विस्तार से हम किसी और दिन हम बात करेंगे। बस इसके बारे में हल्का से हम बात करते हैं। जो समाज की प्राथमिकता है वह चाहिए वास्तविक से शुरू हो, लेकिन जो हमारे राजनेता हैं या जो हमारी व्यवस्था है वह इसके उल्टा समाधान करती है। वह पहले अस्तित्वहीन जो समस्याएं हैं वो वहां से शुरुआत करती है। जो वास्तविक समस्याएं हैं, जो सामाजिक हैं, कृत्रिम हैं, जैसे कि महंगाई की समस्या, प्राकृतिक हुआ भूकंप, बाढ़, बिजली गिरना, भूमंडलीय में ग्लोबल वार्मिंग आ जाएगा। और अस्तित्वहीन जो समस्याएं हैं जैसे कि अंट जो कानून बने हुए हैं उसके बारे में बात की गई है। तो यह था आज के विचार जो आज का विषय है, मैंने आप सबके सामने रखा। आप लोगों ने मेरी बात को सुना, इसके लिए आपका धन्यवाद। धन्यवाद विपुल जी। कोई साथी अपनी बात बताएं।
कोई भी साथी शुरू कर सकते हैं। चलिए, मैं इसमें से एक पॉइंट पर मैं बोलना चाहूंगा। जो आज के कोटेशन में जो तीसरा पॉइंट है, जो ये कहता है कि आत्महत्या जो है, तो तीसरा या चौथा शायद पॉइंट है कि आत्महत्या जो है वो अनैतिक कार्य है, असामाजिक कार्य है, आपराधिक कार्य नहीं है। तो मुझे लगता है कि जब पश्चिम की हम बात करते हैं तो पश्चिम में भी ऐसा ही है लगभग। अमेरिका में भी आत्महत्या को अपराध नहीं माना गया है। इसी तरह से ब्रिटेन में अगर हम देखते हैं तो यो वहाँ पर जो है अधिनियम 1961 के अनुच्छेद 2 के अनुसार जो देखा जाता है वहाँ पर, तो उसके अनुसार जो है वहाँ पर भी उसको अपराध की श्रेणी में नहीं रखा गया है। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं कीनिया की, तो कीनिया में भी जो है आत्महत्या को अपराध की श्रेणी में नहीं माना गया है। भारत में ये अब हुआ है, पिछले वर्ष हुआ है, लेकिन भारत से पहले दुनिया के कई देशों में और यूरोपियन कंट्रीज में, पश्चिमी देशों में ऐसी व्यवस्था पहले से थी। इसको अपराध से बाहर करने का जो मुख्य कारण रहा वो ये था कि किरण रिजिजू जो थे, उन्होंने ये बात रखी थी कि जो व्यक्ति जो आत्महत्या करता है वह किसी परिस्थिति में करता है, वह तो स्वयं पीड़ित है, और पीड़ित को अपराधी कैसे माना जा सकता है, क्योंकि उसकी कुछ आर्थिक स्थिति है ऐसी हो जाती है, या कुछ मजबूरियां हो जाती हैं, या किसी चीज में वो फंस जाता है। तो ऐसी स्थिति में उसको सहायता की जरूरत होती है, मदद की जरूरत होती है, न कि जो है वो आत्महत्या को आप अपराध की श्रेणी में डाल दें। क्योंकि ऐसे में यदि कोई व्यक्ति बच भी जाता है तो वो और अधिक डिप्रेशन में चला जाता है, क्योंकि उसके ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई हो जाती है। कायदे से देखा जाए तो समाज को यह प्रयास करना चाहिए कि ऐसी परिस्थितियां न बने कि कोई व्यक्ति जो है आत्महत्या कर ले। ऐसा कहा जाता है कि आत्महत्या का जो ख्याल आता है, अगर किसी इंसान का जो दिमाग है वो मात्र 5 सेकंड या 10 सेकंड के लिए भी डाइवर्ट हो जाए ना, तो वह आत्महत्या के विचार को उस समय त्याग देगा। हो सकता है आत्महत्या न करे, लेकिन जिस समय ये विचार आता है उस समय आदमी इतना आवेश में आता है कि उसे और कोई विकल्प नहीं सोचता है। और वो जो आवेश होता है वो क्षणिक होता है, कुछ समय के लिए होता है, और उस क्षण जो है व्यक्ति आत्महत्या का प्रयास करता है। या कई बार देखा जाता है कि कुछ लोग आत्महत्या का प्रयास करते हैं, और जब करते-करते वो बच जाते हैं किसी प्रकार से, तो उन्हें लगता है कि यह कार्य इतना सरल नहीं है, क्योंकि आत्महत्या करने के लिए पीड़ा बहुत होती है। तो वहाँ पर जो है व्यक्ति की जो मनोस्थिति है वह ऐसी हो जाती है कि वो दोबारा प्रयास ही नहीं करता है। तो ये एक ऐसी स्थिति है जहाँ कुछ सेकंड के लिए भी अगर आपका दिमाग डाइवर्ट हो सकता है, तो आप उस परिस्थिति से बच सकते हैं। एक बात हमें ये भी देखनी चाहिए कि आत्महत्या करने वाले ऐसे लोग हैं जो डिप्रेशन का शिकार होते हैं। हमें अपने आस-पास के जो लोग हैं, जो हमारे साथ उठते-बैठते हैं, या जो ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल एकांत में रह रहे हैं, किसी से कोई चर्चा नहीं कर रहे हैं, तो उसके कारणों को जानने का प्रयास करना चाहिए। पुराने समय में हमारे यहाँ ये व्यवस्था थी कि गाँव के 5 लोग, 10 लोग, 15 लोग एक साथ शाम को कहीं न कहीं बैठ जाते थे, और एक-दूसरे के घर की जो चर्चाएँ होती थी, किसी के घर में कोई समस्या है, उस पर भी चर्चा हो जाती थी। कोई व्यक्ति अगर उसमें ना पहुँचे, तो आपस में ही लोग कहते थे कि ये व्यक्ति रोज़ आ रहा है, आज क्यों नहीं आया? उनके घर पर जाके ज़रा पता कर लीजिए, कोई समस्या तो नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो ऐसे में जब पास-पड़ोस भी मजबूत रहता था, संबंध भी मजबूत रहते थे, लोग एक-दूसरे की समस्याओं को सुनते थे, तब जो है आत्महत्या की घटनाएँ कम हुआ करती थी। अब आजकल हम पुरुषों में तो विशेषता देख रहे हैं, हमने कितने केस अभी सुन लिए कि डिप्रेशन में चले जा रहे हैं, कई डाउरी के झूठे के केस में चले जा रहे हैं, बहुत सारी समस्याएँ आ रही हैं। कारण है कि कानून भी ऐसे बने हुए हैं जो कि व्यक्ति को जो है कानूनी स्तर पर जो है पूरी तरह से समाप्त करने के लिए तैयार है। उनका दुरुपयोग हो रहा है, और जो व्यक्ति पीड़ित होता है उसके पास कोई विकल्प नहीं होता है। जबकि अगर हम सामाजिक व्यवस्था को देखें, तो अगर हम ग्राम सभाओं को या अन्य सभाओं को अधिकार देते हैं, या परिवारों को अधिकार दे देते हैं, तो मुझे लगता है कि हर परिवार अगर एक मुखिया का चुनाव करता है और सारे परिवारों को एक मुखिया को चुन करके एक गाँव का भी एक मुखिया हो जाता है। तो ऐसे में हम लोग साप्ताहिक बैठकें या मासिक बैठकें कर सकते हैं, और यह जानने का प्रयास कर सकते हैं
किसी की यहाँ को क्या समस्या है या कुछ समस्या चल रही है तो उसका समाधान कैसे किया जाए। वर्तमान में तो समस्याएं आ रही हैं और उसका समाधान हो ही नहीं पा रहा है। व्यक्ति इसलिए भी परेशान हो जा रहा है कि कोई व्यक्ति 10 वर्ष 20 वर्ष तक लगातार कोर्ट कचहरी के चक्कर काट रहा है। अभी जो हमने अतुल सुभाष की जो घटना सुनी थी उसके बाद एक दो घटनाएं और आई जहाँ पे 40-40 बार जो है लोगों को चक्कर लगवाया गया कोर्ट के। वो अपनी नौकरी छोड़ करके सब कुछ छोड़ करके एक राज्य से दूसरे राज्य जो है सिर्फ पैसे के लिए बार बार दौड़ रहे हैं। जबकि इस तरह के अधिकांशतः मामलों में देखते हैं तो फर्जी दिखाई देता है। तो व्यक्ति को इस तरह से भी टॉर्चर किया जा रहा है और उसमें कानून का हस्तक्षेप बड़ा दिखाई देता है। मुझे लगता है कि कुछ ऐसी समस्याएं हैं समाज में जिनको सुलझाया जा सकता था, लेकिन उसको कानून ने इस तरह से जगह जकड़ लिया है कि आपका और ग्राम सभा का या किसी व्यक्ति का कोई उस पर हस्तक्षेप नहीं रह जाता है। तो अगर हम इन परिस्थितियों पर विचार करें कि कोई व्यक्ति है अगर वो कुछ सेकंड के लिए भी उस परिस्थिति से बाहर आ जाता है, कुछ मिनट के लिए भी बाहर आ जाता है, तो आत्महत्या का विचार त्याग देता है। एक हमारे यहाँ घटना आती है कि इस देश में लाखों किसान हैं जो आत्महत्या हर साल कर लेते हैं। तो मुनि जी एक बात कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति गरीब तो नहीं है, करोड़ों रुपए का तो शरीर है ही। अगर दो दो किडनियां हैं उसमें से एक बेच कर भी चाहे तो वह जीवित रह सकता है। ये बात सुनने में थोड़ी सी ऐसी लगती है कि यह संवेदना को व्यक्त नहीं करती है या कोई संवेदनशील व्यक्ति ऐसा नहीं कहेगा। लेकिन इसका दूसरा पक्ष ये भी देखा जाए कि मरने से तो बेहतर है। अर्थात अगर आप मरने को अंतिम विकल्प मान रहे हैं तो आप अपने शरीर का दान भी करके चले जाएंगे तो शरीर की इतनी कीमत है कि घर वालों की जो समस्याएं हैं या अन्य समस्याएं हैं वो सुलझ सकती हैं। बल्कि जिस शरीर की हम बात करते हैं वो शरीर ही इतना अमूल्य है, करोड़ों रुपए का है। तो फिर कोई व्यक्ति ऐसा कैसे कह सकता है कि मैं गरीब हूं अथवा मेरी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। मुझे लगता है जीवन में उतार चढ़ाव तो आते हैं, लेकिन व्यक्ति को जब कहीं से भी कोई सपोर्ट नहीं मिलता है, ना समाज से ना परिवार से, उस परिस्थिति में व्यक्ति व्यक्ति जो है टूट जाता है, अकेला हो जाता है। और ऐसे लोगों पर हमें खास तौर से नजर रखने की आवश्यकता है। तो आत्महत्या जैसी चीजों को हम रोक सकते हैं। बाकी पश्चिम की बात की जाए, पश्चिमी देशों में और बहुत सारे देशों में पहले से ही इसे अपराध नहीं माना गया है। भारत में ये फैसला अब लिया गया है 1 वर्ष पूर्व, पर मुझे लगता है कि ठीक है। इससे कुछ ना कुछ तो जो है अनावश्यक जो मामले हैं जो लोड पड़ रहा है जुडिशरी के ऊपर वो कम होगा। लेकिन इसके साथ साथ हमें सामाजिक जिम्मेदारी भी निभानी पड़ेगी क्योंकि समाज भी ऐसा होना चाहिए। ऐसी परिस्थितियां ना बने कोई व्यक्ति आत्महत्या करे, यह जिम्मेदारी समाज की बनती है। इसके साथ ही हम मैं एक बात और कहूंगा कि ब्रिटेन में या अमेरिका जैसे देशों में एक नियम और भी है कि भले ही आत्महत्या अपराध न हो, लेकिन आत्महत्या के लिए प्रेरित करना, उसे उकसाना या उसकी सलाह देना, इसे अपराध की श्रेणी में वहां माना गया है। तो इस पर बाकी के साथी अपने विचार रख सकते हैं, पर मुझे लगता है कि अगर कोई आत्महत्या के लिए आपको उकसा रहा है, प्रेरित कर रहा है, तो इस परिस्थिति में भी अगर आप आत्महत्या कर लेते हैं तो जो व्यक्ति उकसा रहा है उसे अपराधी नहीं माना जा सकता है, या जो व्यक्ति प्रेरित कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर आपका बुद्धि, आपका विवेक जो है बड़ा महत्वपूर्ण वो माना जाएगा। और इस परिस्थिति में उस व्यक्ति के ऊपर कानूनी कार्रवाई होगी या सामाजिक बहिष्कार होगा, क्या होगा। आप लोगों के जो है सुझाव सादर आमंत्रित हैं। जी धन्यवाद। बाकी के साथी अपनी बात रखें। समय दिया जाएगा या बाद को बोले मुनि जी मैं? मदन जी आप रख दीजिए। अच्छा, साथियों के लिए नमस्कार। अभी जो मतलब इसमें दूसरा पॉइंट जो है वो मानव स्वभाव में मतलब वर्तमान समय में ताप वृद्धि। मानव में ताप क्यों बढ़ रहा है, क्यों छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आती है, इसका मेन कारण क्या है? देखिए, ताप वृद्धि एक तो इसलिए हो रही है कि हम जो है वो आत्मचिंतन नहीं करते। ध्यान साधना करता है, योग करता है, उसे कभी गुस्सा नहीं आती। कोई विशेष ज्यादा ही तभी गुस्सा आ सकती है। लेकिन ऐसे व्यक्ति को जो मतलब आत्मचिंतन करता है, ध्यान साधना करता है, नियमित रूप से स्नान करता है, स्वाध्याय करता है, ऐसे व्यक्ति को क्रोध नहीं आता है। तो मतलब 95% लोगों ने ध्यान साधना करना छोड़ दिया, ईश्वर जो आत्मचिंतन है, योगाभ्यास है, वो बिल्कुल छोड़ दिया, हवन यज्ञ है ये भी छोड़ दिया। तो हम जो है निरंतर ताप, एक तो प्रकृति का ही ताप बहुत है। जब प्रकृति का ताप है तो मतलब
जो प्रकृति का है तो हमारे अंदर भी बढ़ता जा रहा है। हमारे जो खान पान है, जो लोग सात्विक जीवन जी रहे हैं, जिनकी भोजन अपने शाकाहारी हैं, उससे भी प्रभाव पड़ता है। जो मतलब मदिरा पीते हैं, मीठ खाते हैं, उनके अंदर उग्रता, मतलब जल ताप उनके अंदर सबसे ज्यादा वो है, ताप वृद्धि शरीर में। जो मीठ खाते हैं, मदिरा इस्तेमाल करते हैं और मतलब दूसरे की हत्या करते हैं, ऐसे व्यक्तियों के अंदर जो है ताप क्रम जो है वो निरंतर बढ़ रहा है। और इसका मेन कारण है हमारी दिनचर्या भी ठीक नहीं है वर्तमान समय में लोगों की। हमारे खान पान भी निरंतर बिगड़ते जा रहे हैं। जो तमाम हमारी भोजन व्यवस्था है वो भी सुचारू रूप से 80% लोगों की ठीक नहीं है। जब हमारी भोजन व्यवस्था सही नहीं है तो हमारे अंदर जो ताप क्रम है वो तो निरंतर बढ़ता ही जाएगा। हम परमात्मा को भूल चुके हैं, आत्मचिंतन नहीं करते, मंथन नहीं करते, विचार मंथन नहीं करते और ध्यान साधना योगाभ्यास नहीं करते। जो लोग इस लाइन से जुड़े हुए हैं, परमात्मा से जुड़े हुए हैं, ध्यान साधना करते हैं और आत्मचिंतन करते हैं, तो मतलब इनके अंदर जो है क्रोध पनपता ही नहीं, क्रोध अंदर आता ही नहीं। और जो इससे अपोजिट है उनके अंदर ताप निरंतर बढ़ रहा है। बस इतना ही बोलूंगा। अ, मदन जी की आवाज शायद नहीं आ रही है, या फिर उन्होंने बात रख दी, तो बाकी के साथी जो है अपनी बात रख सकते हैं। सभी बंधुओं नमस्कार। मेरी बताइए आवाज जा। जी। देखिए, सरकार जो है आप आत्महत्या को लेके जो भी चीजें सोच रही है, आत्महत्या गलत चीज होती है, इसे किसी भी प्रकार से रोकना ही उचित होता है। ये क्षणिक होता है, जो भावावेश में कर जाता है उसके परिवार के लोग काफी परेशान होते हैं। और जिस परमात्मा ने जीवन दिया है उसे इस तरह से खत्म करना किसी भावावेश में आके बेवकूफी होती है। एक दिन तो मर जाना ही। जो चीज खुद खत्म हो रही है उसे खत्म करने की कोई जरूरत नहीं है। दूसरी बात यह है कि ताप वृद्धि हो रही है लोगों की, तो उसके बहुत बड़े कारण समाज में शिक्षकों की भरमार जो है, जो सिखा रहे हैं सही और गलत, समझ नहीं लोगों की बढ़ रही है। लोग जान जा रहे हैं, सही और गलत चीजों को जान जा रहे हैं, लेकिन उनके अंदर समझ नहीं डेवलप हो रही है, बड़प्पन नहीं आ रहा, भलमनसाहत नहीं आ रहा। तो ये बहुत खतरनाक स्थिति है। आज हर बच्चा बच्चा चीजें जान गया है कि सही क्या है गलत क्या है, लेकिन उसके अंदर समझ नहीं है। माँ संस्थान द्वारा जो ये प्रयास है कि आप बदतमीजी छोड़ो, शराफत छोड़ो, समझदार बनो। बदतमीजी और शराफत छोड़ के अगर आदमी समझदार बनने की दिशा में आगे बढ़े तो ताप वृद्धि घटेगी। बौद्धिकता जब आएगी तो मूर्खता अपने आप खत्म हो जाएगी। तो ये निरंतर समझ लोगों से आपस में चर्चा करने से होगी, विचारों का आदान प्रदान करने से होगा। जबरदस्ती जब खत्म हो जाएगी, आप अपनी अपनी बात रख सकते हैं और उसके सुनने और सहने की क्षमता जब डेवलप हो जाएगी तो व्यक्ति के अंदर समझ आ जाएगी। जब तक व्यक्ति जो है वन वे रहता है कि हमें सिर्फ कहना ही कहना है, सुनना नहीं है, ऐसी स्थितियों में वह जानकार तो रहता है लेकिन समझदार नहीं रह पाता। धन्यवाद। कोई और भाई साहब बोल रहे हैं, बोले। कोई और साथी अपनी बात रखें।
कोई भी साथी अपनी बात रखें। देखिए, अपने सभी साथियों को नमस्कार। मैं अपनी बात बहुत संक्षेप में रखने की कोशिश करता हूँ। मेरा चूंकि विषय तो लंबा चौड़ा है, लेकिन एक ये है कि आत्महत्या असामाजिक है, अपराध नहीं। सबसे मुझे लग रहा है कि यही इसी पे बोलने की जरूरत है। आत्महत्या का निर्णय जो है सिर्फ दो व्यक्ति के पास होनी चाहिए। एक व्यक्ति के पास, इंडिविजुअल, और दूसरा परिवार। बाकी कोई तय नहीं करने वाला है, व्यक्ति हो, कि हम आत्महत्या करें कि ना करें। हमारा परिवार हमें आत्महत्या से रोक सकता है। वो चाहे तो रोक दे, नहीं चाहे तो रोक मुझे दे ना सरकार। मुझे डेली का मन कर रहा है 10 लाख रुपया उड़ाने का, मुझे सरकार दे, तब मैं आत्महत्या नहीं करूंगा। कहने का तात्पर्य ये हुआ कि व्यक्ति का आत्महत्या जिस तरह से मौलिक अधिकार उसके अपने जीवन में है, उसी तरह से, और वो अपने मौलिक अधिकार को सिर्फ परिवार में मर्ज करता है। राष्ट्र को भी मौलिक अधिकार का मर्ज नहीं करता है। मौलिक अधिकार का रक्षा की गारंटी सिर्फ राज्य देता है। तो मुझे लगता है कि इतनी छोटी सी बात समझ में व्यक्ति को आ जाए कि आत्महत्या असामाजिक हो सकता है, परिवार का विषय हो सकता है, कानून का विषय नहीं है, राज्य का विषय नहीं है। व्यक्ति को पूर्णतः आत्महत्या करने की छूट दीजिए। और जो लोग आत्महत्या करने की छूट नहीं देते हैं, वो आत्महत्या के बहाने ही अपना उल्लू सीधा करना चाहते हैं। अंड बंड कानून बनाएंगे, अपराध रुकेगा नहीं, बलात्कार रुकेगा नहीं, हिंसा छीना झपटी रुकेगा नहीं, आत्महत्या रोकेंगे, सेक्स रोकेंगे। इन सब फालतू चीजों में मतलब उलझने के बजाय सरकार जो है वो सिर्फ व्यक्ति के मौलिक अधिकार की सुरक्षा की गारंटी दे। मौलिक अधिकार व्यक्ति ही नहीं रखना चाहता है तो उसमें सरकार की कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। मैंने अपनी बात समाप्त कर दी। धन्यवाद। बाकी के साथी अपनी बात रखें। नरेंद्र जी, अगर आप कुछ रखना चाहेंगे तो रख सकते हैं। अभी मैं क्योंकि देर में जोड़ा था, कुछ और मैं समझना चाह रहा हूँ थोड़ा सा, फिर बोलता हूँ। बताइए और कोई कुछ। आत्महत्या तो खुद से बहुत बड़ा विषय है। बताइए अब ब्रजेश जी है। जी बाबू जी। बताइए, हम बोले हैं। ऐसा है ब्रजेश जी, नहीं तो ठीक है, मैं कुछ कोशिश करता हूँ। ऐसा हाँ, है, बताइए। हाँ, आत्महत्या के मामले पर ऐसा है मेरा समझना। मैंने ऐसे एक दो किस्से देखे भी। आदमी तनाव में इस प्रकार का कदम उठा जाता है कि जीवन समाप्त कर लेता है। लेकिन मेरा समझना ये है कि अगर कोई आदमी आत्महत्या करना चाहता है तो करे। इसमें कौन सी ऐसी बात हो गई कि हम, अगर वो किसी कारण से बच जाता है तो फिर उसके ऊपर एक मुकदमा चलाएंगे, कानूनी कार्रवाई होगी, इस तरह के कानून बनाएंगे, भाई क्या जरूरत पड़ी है। ये एक प्रकार से मेरा समझना तो ये है कि अगर आदमी को कानूनन ऐसा कदम उठाने के लिए रोका जाता है तो उसकी मौलिक स्वतंत्रता में शासन का हस्तक्षेप है। ऐसा होना तो नहीं चाहिए। फिर भी आदमी का विवेक इतना जागृत जरूर होना चाहिए, इतनी समझ उसमें जरूर होना चाहिए कि वो ऐसा कदम ना उठाने की के बारे में सोचे। और जब उसमें बौद्धिक क्षमता है, विवेक है,
और योजनाएं वो बना सकता है, तो उसे प्रयास करना चाहिए कि इस प्रकार की परिस्थिति से बचे। ये बात बिल्कुल ठीक है कि ऐसा कई मनोविज्ञानियों का मैंने भी पढ़ा है कि ये एक आवेग सा आता है, किसी को आत्महत्या करनी है तो बहुत सोच विचार के आत्महत्या करने वाला जो केस होता होगा, मेरे ख्याल में अगर 1 लाख आत्महत्याएं हुई हैं तो उनमें 2-4 ऐसे हो सकते हैं जो बहुत सोच समझकर और एक ऐसे नतीजे पर पहुंचकर ये कदम उठाता हो आदमी कि भाई अब और कोई रास्ता नहीं बचा है। नहीं तो अधिकांश अधिकांश में भी बहुत ज्यादा परसेंटेज ये समझा जा सकता है, जो अभी तक किस्से सामने आते हैं, कि ये एक आवेग होता है, आवेश होता है, बस उसमें जो कदम उठ गया तो उठ गया और बच गए तो बच गए। लेकिन ऐसी भी बात एक दो जगह देखी है, जैसा कोई सामने आई है बात कि जब जहर खा लिया है तो फिर आदमी 2-4 मिनट के बाद ही पछताना, उसके बाद कह रहा भाई इस बार तो गलती हो गई। अब गलती का परिणाम क्या आएगा ये विधाता जाने। तो ये इस पे कानूनन कोई ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। अगर कोई बात हो तो आदमी को सोच समझ के हिसाब से मजबूत किस प्रकार बने जो इस तरह का कमजोर कदम ना उठाए। कोई ऐसी सामाजिक ट्रेनिंग भी हो सकती है, सरकार कुछ कहे, ऐसे कोई बात नहीं कि इसके लिए कानून बना दे सरकार के अब सामाजिक ट्रेनिंग दीजिए इसलिए आत्महत्या नहीं करनी है, तो इस प्रकार का सरकार कानून ना बनाए। क्योंकि सरकार में जो चलाने वाले लोग हैं उन्हें तो ऐसा लगता है कि कानून बनने के बाद अपराध खत्म हो जाते हैं, या जो गड़बड़ है समाज के ढांचे में वो खत्म हो जाती है। वो खत्म कुछ नहीं होता कानून बनने से। हाँ, कुछ लोगों को एक काम जरूर मिल जाता है, कुछ ये कहना शुरू कर देंगे कि ये काम ठीक कानून ठीक बना, और कुछ ये कहना शुरू कर देंगे कि ये कानून नहीं बनना चाहिए था, गलत बना। तो ये दोनों पक्षों की जो बात है, कानून के इर्द गिर्द आदमी की मानसिकता इस प्रकार नहीं घूमनी चाहिए। आदमी मजबूती से ये समझे कि भाई आत्महत्या क्यों करी जाए, रास्ता निकालते हैं। कई बार जो अभी जिक्र आया था बजरंग मुनि जी की इस बात का कि हम अपने शरीर का कोई अंग बेच करके अपनी इतना पैसा जुटा सकते हैं कि बाकी जीवन जी सकते हैं। ऐसे कई लोग हैं समाज में जो एक गुर्दे से या एक किडनी से अपना जीवन निर्वाह कर रहे हैं सावधानी पूर्वक, तो पैसे लेकर के आजकल तो लाइन लगी हुई है, बहुत सारे लोग लेने वाले हैं। ये एक बात है। अ, पश्चिम के कोई विद्वान हुए हैं मैक्स वेबर, उन्होंने भी आत्महत्या के मामले पर काफी कुछ लिखा है और कुछ इसी तरह के सुझाव दिए हैं कि मानसिक मजबूती तो आनी चाहिए, उसका तो कोई सामाजिक प्रशिक्षण हो, लेकिन कानूनन प्रतिबंध इस पर नहीं होना चाहिए। और ये तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए अगर आदमी किसी आवेश या गुस्से में या किसी मजबूरीवश ये कदम उठा गया और जीवन बच गया है तो उसके खिलाफ एक मुकदमा चलाया जाएगा और मुकदमे में फिर वो तारीख करेगा। वो तब मरा ना मरा दूसरी बार अदालत के चक्कर काट काट कर वो कई बार मानता होगा भारत की जो न्याय प्रणाली है उसे भुगतने के बाद, बेहतर होता कि मर ही जाता। ये इस तरह का एक सामाजिक अ, दृष्टिकोण मेरा बना था, मैंने ये बात आपके सामने कही है। धन्यवाद। जी धन्यवाद। बाकी के साथी अपनी बात रख सकते हैं। बताइए, किसी को रखना है? जी प्रणाम सभी साथियों, नमस्कार। आप बताइए। देखिए 3 बिंदुओं पर यहाँ चर्चा हो रही है। तो सबसे पहले जैसे क्रोध की बात आई है, तो मैं समझता हूं, मेरा अनुभव रहा है, आप डॉक्टरों से बात करें तो बहुत धीरे से आराम से बात करते हैं, उनको क्रोध नहीं आता है। और आप बहुत बड़े अधिकारियों से बात करें तो बहुत धीरे से
बात करेंगे, हल्के से बात करेंगे, और उनके कार्यालय में या कोई उस तरह से थोड़ी सी ऊंचे स्वर में आवाज करे तो वो कहते भी हैं आराम से बात करिए, धीरे से बात करिए। दूसरी बात आती है, मैं समझता हूं ये स्वभाव होता है। इसमें एक कारण मैं ये मानता हूं कि व्यक्ति को आवेग में लाने के लिए कुछ ऐसा बोला भी जाता है उसके सामने कि उसको आवेग आ जाए, या कुछ गलत इस तरह के अमानवीय तत्व उसके सामने लाए जाते हैं तो उसको आवेग आता है। और यदि स्वभाव में मनुष्य के कहीं थोड़ी सच्चाई है और खरापन है, मैं तो यहां तक मानता हूं यदि कुछ समझ उसकी है तो क्रोध उसको आएगा ही। लेकिन क्रोध की परिभाषा वो नहीं है कि वो हिंसा पे उतर आए या बल पर उतर आए। तो बहुत जो हम अधिकारी वर्ग देखें या शिक्षित जैसे शहरों में आप देखेंगे तो वहां लड़ाई झगड़े बहुत कम होते हैं। गांव में आप देखेंगे तो लड़ाई झगड़े बहुत होते हैं। अब रही बात थोड़ी सी हमारी जो धार्मिक प्रक्रिया की, योग वगैरह, इनको तो आज आप सोशल मीडिया पर देखिए। अभी एक कथा जो है वो वाराणसी में बोली थी मुरारी बापू जी ने, तो कैसे कैसे तीर जो है छोड़ रहे हैं, जो कि संविधान का अधिकार अलग तरह का है, धार्मिक अधिकार अलग तरह का है। हम स्वतंत्रता की बात करते हैं तो फिर वहां पर उसकी स्वतंत्रता को बाधक पहुंचाया जाता है। सार्वजनिक मंदिरों में जाने से व्यक्ति को आप कैसे रोक सकते हैं? अगर व्यक्तिगत है तो अलग बात है। कहने का मतलब ये कि धार्मिक लोगों में भी आप देखेंगे खूब अच्छे वाले बाण छोड़े जा रहे हैं, बहुत सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं उन चीजों को। तो जब ऐसे लोगों का भी मानसिक संतुलन अगर बिगड़ा हुआ है तो फिर सामाजिक जन सामान्य की तो बात क्या है। दूसरी बात आती है, जहां थोड़ी सी बात कही गई थी मृत्यु पर, तो मेरा मानना यह है कि व्यक्ति आत्महत्या दो ही परिस्थिति में करता है। एक तो उसके सामने परिस्थिति यह आ जाए कि समाज में बहुत ज्यादा वो टॉर्चर टाइप का हो जाए, उसको लगता है कि मैं अब समाज में मेरी जो विश्वसनीयता है या वर्चस्वता है या थोड़ी सी मेरी जो सम्मान है उस पर बहुत ज्यादा ठेस पहुंच चुकी है, तो व्यक्ति कदम उठा लेते हैं। दूसरा उनका कदम हो जाता है कि जब बहुत ज्यादा उनके ऊपर कोई प्रेशर आ जाता है, कर्ज आदि का, या कुछ ऐसा टॉर्चर टाइप, टॉर्चर नहीं मतलब दबाव महसूस करते हैं कि अब कोई मेरे सामने रास्ता ही नहीं है, तब उस कदम को उठाता है। देखिए, मैं ये बात कहता रहा हूं, जब व्यक्ति कोई परिवार चला रहा है, समाज का हिस्सा है, तो कुछ ना कुछ तो समझ उसके पास है। यदि आप उसकी समझ को निगलेक्ट कर दें तो मैं नहीं समझता। लेकिन दूसरा एक मैं प्रश्न उठा रहा हूं यहाँ पर, समाज की जब हम बात करते हैं तो समाज किस लिए बनाया गया है? स्वेच्छा से व्यक्ति मर जाए, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए। फिर जो समाज की हम बात करते हैं, समाज का महत्व ही क्या है? व्यक्ति समाज का मतलब ही यही होता है कि कोई व्यक्ति असहाय है, कहीं कोई उसको इस तरह की समस्याएं उसके सामने हैं, कहीं प्रताड़ना से वो पीड़ित है, तो समाज उसके साथ सहयोग करे। क्योंकि समाज की तो परिभाषा ही दो शब्दों से, तीन शब्दों से मिलकर के बनी है। समझ शब्द, उसमें समझ से समाज बना है, और दूसरी बात सहयोग और ये सहभागिता, दोनों स्वरूप इसमें रखे गए हैं। तो इस समाज की फिर क्या जरूरत है? तीसरी बात आती है कि जहां तक राज्य की बात है, तो देखिए लोकतंत्र में यही होता है, बहुत सारे मुद्दे उछाले जाते हैं, समाप्त नहीं हो पाते। राज्य होता है वो अपने किसी ना किसी, क्योंकि उनके अंदर भी अपनी समझ है, अपनी एक विवेक है, जो परिचर्चा करके लोग
सभा में जो सहमति बन जाती है उस तरह से वो कानून बना देते हैं। हाँ, उसका गलत प्रभाव भी होता है और सही प्रभाव भी होता है, ये दोनों सही है। बात ये भी ठीक है कि एक कानून बनने पर जो वकील हैं या जो अन्य लोग होते हैं उनको एक सहारा और मिल जाता है कमाने खाने का, एक बहुत सी चीजें। लेकिन मैं एक बात कह करके बात समाप्त करूंगा। चाहे तो पुलिस हमारी नजर में चाहे कितनी भी भ्रष्टाचारी हो, करप्शन हो, लेकिन हम अंत में जाते उसी के पास हैं। और ये हमारी अपेक्षा रहती है कि भैया ये हमारे साथ न्याय कर देंगे। न्याय से मतलब ये सुरक्षा कर देंगे। किसी से पीड़ित हैं, पड़ोस में झगड़ा हो गया, गांव में झगड़ा हो गया, किसी से डर भय है, पुलिस के पास ही जाते हैं, हमारी नजर में गलत होते हुए भी। उसी तरह से न्याय व्यवस्था को हम ठीक न मानते हुए भी यदि हमें कोई भी कहीं कोई समस्या आती है या हमारे साथ में कोई गलत होता है तो जाते तो उन्हीं अदालतों में है। अब या तो ये विकल्प नहीं है हमारे सामने, या फिर हम चाहते यही है कि ये समाज जो है वो हमें नहीं कर पाएगा, समाज हमारे साथ नहीं कर पाएगा, तो हम उन्हीं के उन इकाइयों के पास जाते हैं जो लोकतंत्र में गठित हैं। एक बात कह करके समाप्त कर रहा हूं। समाज की भी परिभाषा, परिभाषा नहीं कहेंगे, समाज की भी जो मनोदशा है ना, पंचों की पंचायत में ये कहा जाता था, और हमने सुना क्योंकि एक अच्छे गांव से बिलोंग करते हैं तो उस तरह के। पंच में पंचायत हुई और पंचायत के बाद एक ही निकड़ा हुआ कि साहब पंचायत तो ठीक है लेकिन 15 वही निकलेगा, तो ये भी पंचायतें हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि यहाँ पर आकर के जब होता है, जब इकाइयां जैसे सामाजिक इकाई है, परिवार इकाई है, राज्य इकाई है, जब तीनों का ही क्षय हो जाए या तीनों की इकाइयों में कहीं ना कहीं गड़बड़ आ जाए, वर्चस्वता की लड़ाई हो जाए और एक स्वार्थपन की लड़ाई हो जाए, लोभ प्रवृत्ति जागृत हो जाए और कहीं ना कहीं शक्ति जो है वो उसका प्रदर्शित की बात आ जाए, तो ये सब चीजें हमें देखने के लिए मिलती हैं जो हम सब लोग देख रहे हैं। जी धन्यवाद। बाकी के बताइए साथी। और कुछ, कोई बात अभ्युदय जी को कहना हो, माता प्रसाद जी को, मोहन बाबू को, तो बताइएगा। जी आज सुन रहे हैं बाबूजी। ठीक है। चलिए मैं ही समझा दूंगा आपको थोड़ा सा भी। देखिए सबसे बड़ा जो आज का विषय है वो है आत्महत्या। विषय तो कई है इसमें, सब पर चर्चा हम लोग करेंगे। आत्महत्या व्यक्ति करता क्यों है? एक राजा, वो एक राज्य का राजा है और उस राज्य में कहीं वो थोड़ा सा हार जाता है, आत्महत्या कर लेता है। अब बताइए उसके सामने क्या मजबूरी है? जो किसान आत्महत्या कर रहे हैं उन किसानों की तुलना में मजदूर आत्महत्या नहीं कर रहे हैं। क्या दिक्कत क्या आ रही है? किसान आत्महत्या कर रहे हैं, मजदूर नहीं कर रहे हैं। आप सोचिए, कोटा में जो बच्चे पढ़ने गए हैं किस मजबूरी में आत्महत्या कर रहे हैं? वो क्या संकट है उनके सामने? कर तो रहे हैं। तो सवाल उठता है कि आत्महत्या लोग कर क्यों रहे हैं? आप सोचिएगा गंभीरता से। किसी व्यक्ति पर
घाटा लग गया, कर्जा हो गया, बैंक का कर्जा हो गया, समाज का कर्जा हो गया, आत्महत्या, क्या होगा आत्महत्या से? और प्रश्न ये है कि अगर वह व्यक्ति आत्महत्या न करे तो उससे कैसे बैंक वसूल कैसे करेगा? अगर हमने किसी को कर्जा दिया 1 करोड़ रुपया कर्जा दिया है उसको, और वह आदमी किसी तरह से फेल हो गया, नुकसान उठा लिया किसी चीज में भी, यह कानून है कि आप उस व्यक्ति से उस कर्जे को वसूल नहीं कर सकते। आप उतना ही वसूल कर सकते हैं कि जितना उसके पास है, उससे ज्यादा नहीं। तो भाई आप, बहुत से लोग तो दिवाला निकालते हैं, फेल हो गए, ठीक है भाई हमारे पास देने के लिए कुछ नहीं है। हमको याद है पुराने जमाने में कि पुराने जमाने में जब कोई फेल हो जाता था तो उसका नियम बना हुआ था समाज में कि वह व्यक्ति अपनी दुकान में, जो पहले तो गद्दी होती थी, टेबल कुर्सी होती नहीं थी, गद्दी का चादर उलट दिया और उसके बीच में एक लाल रंग का शीशा, लालटेन का शीशा, एक दिया जला दिया और दिए पर लाल रंग का एक शीशा उस पर रख दिया। अब उस आदमी से आप कोई तगादा नहीं कर सकते क्योंकि उसने दिवाला निकाल दिया अपना। अब उसके लिए आप पंचायत में जाएंगे और पंचायत भी जो कुछ उसका होगा उसी में से उसके कर्ज का सबको हिस्सा बांट देगी, लेकिन आप उसको मार नहीं सकते हैं, पीट नहीं सकते हैं, जेल में नहीं डाल सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं उसका। तो फिर आप आत्महत्या करते क्यों हैं? क्या मजबूरी है? तो आप आत्महत्या इसलिए करते हैं कि आत्मसम्मान के लिए। राजा आत्महत्या किया आत्मसम्मान के लिए। जो कोटा में जो लड़के आत्महत्या कर रहे हैं वो आत्मसम्मान के लिए। मुझे फर्स्ट डिवीजन में आना था और मैं थर्ड डिवीजन में आ गया और आत्महत्या कर लिया। इसमें समाज का क्या दोष है? मैं किसी लड़की से वादा किया हूं कि मैं तुमसे शादी करूंगा, परिवार ने, समाज में नहीं दी अनुमति किसी कारण से, या कुछ भी हो गया, उस लड़की ने अस्वीकार कर दिया या लड़के ने अस्वीकार कर दिया, आपने आत्महत्या कर ली, इसका दोषी कौन? आत्महत्या लोग करते क्यों हैं उसकी एक परिभाषा मैं आपको बताता हूं कि किसी कार्य के परिणाम की आप जो कल्पना करते हैं और उस परिणाम के विपरीत रिजल्ट आता है। आपने एक कल्पना कर ली कि मैं फर्स्ट डिवीजन से पास होऊंगा, कल्पना आपने कर ली, सबको आपने बता दिया मैं फर्स्ट डिवीजन से पास हो जाऊंगा, घर में बता दिया, अपने दोस्तों को बता दिया और सबको बता दिया, और नहीं पास हो पाए।
वो नहीं पास हो पाए, तब आपको चोट लगती है उस समय कि मेरे अंदर क्या कमी थी कि मैं फर्स्ट डिवीजन नहीं आ सका। तो अगर आत्महत्या का कारण खोजा जाए तो आत्महत्या के ये बिल्कुल गरीब लोग, भिखमंगे भूखे रह जाते हैं, आत्महत्या नहीं करते। यह जो प्रचार है, मैं उस प्रचार पर पुनर्विचार की अपील करता हूं आपसे कि आप फिर से विचार करिए कि क्या आत्महत्या कभी किसी मजबूरी में की जाती है? मेरे हिसाब से नहीं है। किसान भी आत्महत्या करता है, कर्जा ले लिया और कर्जा लेकर के शादी विवाह में लगा दिया, बीमारी में लगा दिया। दोष किसका है? आपको अगर कैंसर की बीमारी हो गई है, आपको, आपके पिताजी को, आपकी पत्नी, किसी को भी कैंसर की बीमारी हो गई है और आपने उनको बचाने के लिए बहुत ज्यादा खर्च कर दिया, मोह वशिया जो भी। अब बताइए कि अगर आपने बहुत ज्यादा खर्च कर दिया तो जिससे आपने उधार लिया है, चाहे बैंक से चाहे कोई से, गलती किसकी है इसमें? उनको सुधीर को। हाँ हाँ उनको देखिए, यार कई कहाँ रह रहे हैं? नंबर दे यार, बात करेंगे। मैं आपको नंबर एक होता बात तो ये बात बता ना करा दूं, देते। आम तौर पर भावना प्रधान लोग या जो असंतुलित मस्तिष्क के होते हैं, उसको आप असंतुलित मस्तिष्क कह सकते हैं, वो आत्महत्या करते हैं। यार कलाकार तो क्योंकि उनके अंदर कोई जोश आ जाएगा, निराशा आ जाएगी। भावना प्रधान के अलावा कोई बुद्धि प्रधान आत्महत्या नहीं करता है। आमतौर पर राजनेता तो आत्महत्या नहीं करते हैं प्रायः, शायद कोई करता हो, हार जाएंगे, कुछ भी हो जाएगा, करते नहीं हैं। यह प्रश्न जो है आत्महत्या का, आत्महत्या पर फिर से विचार करने की जरूरत है। आत्महत्या अभी आपने सुना होगा अभी कि एक जैन लड़की, शायद वो 12 वर्ष की रही होगी, कहीं मध्य प्रदेश में, उस जैन लड़की को जब डॉक्टरों ने पूरा जवाब दे दिया अब ये नहीं बचेगी, तब वो अपने जैन गुरु के पास गई, क्या करूं इसका? तो उसने कहा कि तुम इसको, क्या संथारा शायद या क्या हुआ, कुछ भी, वो करा दो। उसने वो कराया और उससे, उसके कारण उसकी आराम से मृत्यु हो गई। बस, मृत्यु तो होनी ही थी, लेकिन वह संतुष्ट होकर मरी, वह भी और परिवार के लोग भी संतुष्ट हो गए। अब सरकार कूद पड़ी उसमें। आप कैसे उसको आत्महत्या करा सकते हैं? यद्यपि बाद में कुछ नहीं हुआ। चलिए, क्या सरकार से क्या मतलब था उसका? एक तो सीधा सीधा उसका तो मामला था कि भाई उसको तो डॉक्टर लोगों ने कह दिया है कि एक आध दिन से ज्यादा नहीं जिएगी, बस। तो मेरे हिसाब से
शायद गांधी जी ने भी इस विषय पर कहा था कि अगर कोई ऐसी स्थिति आती है तो ऐसे गंभीर बीमारियों में आत्महत्या की छूट देनी चाहिए। तो ये जो स्थिति है, मैं तो इस मत का हूं कि एक व्यक्ति ने आत्महत्या का प्रयास किया, चाहे गलत सही किसी भी कारण से किया, और वह किसी कारण से उसके प्राण नहीं निकले, बच गया, अपंग हो गया और जो भी हुआ, लेकिन जान बच गई, आप उसको जेल में डाल देंगे, मुकदमा अब लड़ेगा वो बेचारा। मर जाता तो झंझट खत्म हो जाती, फिर तो सरकार से कोई मतलब नहीं था, और जिंदा बच गया तो मुकदमा लड़ेगा। समझ में नहीं आया। तो मैं राकेश जी से सहमत हूं इस बात से कि इकाई का कोई भी इकाई, मतलब परिवार तब तक उसको आत्महत्या से रोक सकता है बलपूर्वक भी, जब तक वो आपके परिवार का सदस्य है। अगर आपके परिवार का सदस्य नहीं है तो तब आप उसको रोक तो सकते हैं उसकी सहमति तक। अगर उसने एकदम से आपसे इनकार कर दिया तो आप उसका तो कुछ नहीं कर सकते थे। इसलिए आत्महत्या के विषय में आपको एक बात और जानकारी दे दें कि हमारे देश का सुप्रीम कोर्ट अब तक कई बार आत्महत्या को स्वीकृति भी दे चुका है, रोक भी चुका है। कभी 5-10 साल के बाद कभी सुप्रीम कोर्ट का देता है कि नहीं, आत्महत्या आप नहीं कर सकते हैं क्योंकि ऐसा कानून है। कभी कोई जज लोग आते हैं सुप्रीम कोर्ट में तो वो लोग कह देते हैं कि भाई आत्महत्या तो मौलिक अधिकार है, स्वतंत्रता है उसकी। कभी कुछ फैसला दे देंगे, कभी कुछ फैसला दे देंगे। मेरे विचार से आत्महत्या को अनैतिक कहा जा सकता है। आत्महत्या लोग इसलिए करते हैं कि बहुत ज्यादा अति भावना प्रधान हो जाते हैं। किसी समय मेरे लड़के ने मुझको डांट दिया, मेरे लड़के ने, अब उसको मैं ले करके घूमना शुरू किया अपने अंदर, और एक दिन 2 दिन के बाद हमको बर्दाश्त नहीं हुआ, फलाना ढिकाना करके आत्महत्या कर दिया। उस लड़के ने आपको गलत कहा, उस लड़के को ट्रेनिंग किसने दी है? आपने। तो अगर आपका लड़का गलत निकल रहा है तो आपको भी तो खुद सोचना पड़ेगा कि मेरे लड़के की गलतियों का दोष किसका है। जहां आपने ये सोचना शुरू कर दिया कि कुछ आत्महत्या आप करेंगे ही नहीं, अन्यथा मैं जो पहले आपको शुरू में बताया कि आत्महत्याएं आमतौर पर प्रतिष्ठा पर चोट लगने के कारण होती है, क्योंकि हम अपने को बहुत प्रतिष्ठित मान लेते हैं। तो भाई देखिए, आत्महत्या को अगर निरुत्साहित करना है तो उसका एक सबसे अच्छा तरीका तो यह है कि व्यक्ति अनुमान बहुत ज्यादा न लगावे। जैसे अपने शास्त्रों में कहा है, शायद
शास्त्री जी भी बता सकते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फलेषु, आपका अधिकार कर्म पर करने तक है सीमित, परिणाम पर आपका कोई अधिकार नहीं है। लेकिन जब आप कर्म के साथ परिणाम की अपेक्षा करने लगते हैं और वैसा परिणाम नहीं निकलता है, कोई किसी कारण से आपके अच्छे प्रयत्नों के बाद भी किसी भी कारण से हो सकता है कि परिणाम वैसा न निकले, होता ही है। तो या तो आपका आकलन गलत था अथवा कुछ परिस्थितियां ऐसी थी। आमतौर पर परिस्थितियों का प्रभाव कम होता है और आपके अनुमान का ज्यादा होता है। आपका अनुमान गलत होता है और उस गलत अनुमान के कारण आप उसको प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लेते हैं। अच्छा क्या होगा, आपका अनुमान करने का तरीका सुधरे, आप इतना भावना प्रधान ना हो, थोड़ा विचार प्रधान होइए। आपके अंदर गलत सही के निष्कर्ष निकालने की क्षमता विकसित होनी चाहिए, तो आत्महत्याएं कम हो सकती है। रुक जाएंगी ये तो कह ही नहीं सकते हम। और फिर एक बात और है कि सरकार के पास इतने बड़े बड़े काम हैं, आप हत्या नहीं रोक पा रहे हैं, आप बलात्कार नहीं रोक पा रहे हैं, आप मिलावट नहीं रोक पा रहे हैं, कोई काम आप रोक नहीं पा रहे हैं और आप हत्या रोक रहे हैं। क्या जरूरत है इस तरह का करने की? ये मैंने आपको आत्महत्या पर थोड़ा सा बताया, और बाकी जो विषय है बाकी पर तो देखिए संचालक और संचालित की जो बात है वो बात ब्रजेश जी वगैरह ने रखी ही है। इस पर मैं आपको एक बात और बता दूं, किसी कार्य के परिणाम से प्रभावित व्यक्ति और कर्ता के बीच दूरी जितनी अधिक होगी उतनी ही कार्य की गुणवत्ता भी घटती जाएगी और कर्ता में असंतोष भी पैदा होगा। तो कर्ता कौन है? तो कर्ता हम हैं, परिवार। परिणाम किसको मिलना है? परिवार को। तो फिर परिवार को ही करता है, परिवार को ही परिणाम मिलना है। तो बीच में इन बिचौलियों की इतनी क्या जरूरत है कि हमारे परिवार का परिणाम मिलेगा दिल्ली से? कितना गैप हो गया दोनों के बीच में। तो इसलिए संचालक और संचालित के बीच की दूरी न्यूनतम होनी चाहिए, और वर्तमान समय में यह दूरी अधिकतम है। मानव स्वभाव में बदलाव पर आप लोगों ने अभी चर्चा की ही है, और समस्याओं में भी मोटी सी बात केवल इतनी ही है कि जो समस्याएं वास्तविक हैं, वास्तविक समस्याएं 5 प्रकार की हैं: वास्तविक, कृत्रिम, प्राकृतिक या विश्व स्तरीय या भूमंडलीय, और भ्रम। ये हम लोग 5 प्रकार की करीब करीब मानते हैं, शायद इसी तरह का होगा या कुछ आप बदल दीजिएगा। तो सरकार का काम है वास्तविक समस्याओं को दूर करना। तो आप वास्तविक समस्याओं को दूर करते नहीं हैं, और आप सबसे ज्यादा
प्रायोरिटी देते हैं भ्रम को दूर करने में, जो वास्तव में कोई समस्या है ही नहीं, उस समस्या का अस्तित्व ही नहीं है। तो अब हवा में आप चला रहे हैं सब, जब उस समस्या का ही अस्तित्व नहीं है तो आप रोक किसको रहे हैं? परेशान है आप रोकने में उसको, जबकि वो समस्या ही नहीं। उसी लिए आपको अपनी सारी तक शक्ति वास्तविक समस्याओं को रोकने में लगानी चाहिए, और कृत्रिम समस्याओं में आप जितनी शक्ति लगा रहे हैं उसके कारण वो समस्या बढ़ रही है। कृत्रिम समस्याएं, कृत्रिम जितनी समस्याएं हैं, हम लोग वैसे तो लिस्ट बहुत लंबी है, लेकिन कुल मिलाकर के वास्तविक समस्याओं को मानते हैं 5, और कृत्रिम समस्याएं हैं 6। 6 समस्याओं से अगर राज्य बाहर हो जाए, ये समस्याएं खत्म हो जाएंगी, और 5 समस्याओं पर राज्य अपनी ताकत लगा दे, ये समस्याएं भी नियंत्रित हो जाएंगी। बाकी आप अपनी ताकत जो बची हुई है, उस ताकत को आप अन्य प्राकृतिक समस्याएं, बाढ़, भूकंप वगैरह जो भी है, या बीमारियां वगैरह जो हैं, ये भूमंडलीय समस्याएं, कोरोना या और जो भी, इन पर भी लगा सकते हैं। इस तरह आपने क्रम बनाने में उलट दिया। वास्तविक समस्याओं को आपने कर दिया सबसे नीचे, और भ्रम वाली समस्याओं को सबसे ऊपर। सब उलट दिया, तो इसमें गलती किसकी है भाई? ये मोटी मोटी बात है। चलिए, अभी आपके पास टाइम बहुत है और बहुत लोग कुछ बोल भी नहीं पाए हैं। प्रश्न भी कर सकते हैं, बोल भी सकते हैं। बताइए भाई। बाबा जी अभी वैदराज बोल रहा हूँ बाबा जी। बताइए। बाबा जी, मैं ये देखा हूँ कि जिस परिवार में किसी एक ने आत्महत्या की है तो उसी परिवार में दूसरा भी आत्महत्या करता है। क्या ये कोई पारिवारिक दोष भी होता है क्या? अब देखिए, ऐसा तो अभी तक कुछ पता नहीं है हमको भाई, इस तरह का हो सकता है। भानुपतापुर में कोई एक परिवार में तीन ऐसा, तीन भाई लोग हैं। देखिए, उसका एक कारण तो ये होता है कि वो परिवार जो है वो बहुत उच्च भावना प्रधान हो जाता है। उसको बोलते हैं सेंसिटिव। तो पूरा परिवार या तो भावना प्रधान होगा। अब भाई, अभी जो जैसे कर्जा हो गया, अपने बेटा बेटी सबको मार करके औरत मर्द सब मर गए। क्यों मर गए? ये बात, लेकिन मैं उसको कुछ, अभी तक मेरे शोध में ऐसी बात नहीं आई है कि कोई जेनेटिक आत्महत्या का कुछ होता हो। हमको अभी नहीं पता है ये बात। नहीं, यहाँ तो ऐसा मैं भानुपतापुर में ही 3-4 परिवार ऐसा देखा हाँ, हो जिसमें सकता है। अब और हमारे रिश्तेदारी में भी, दूर में भी उन्हीं उसी परिवार में घटनाएं घटी ज्यादा, ऐसा टाइप का देखा। हाँ, और अभी बताइए। अभी अभी हफ्ता भर पहले ही मेरा एक दोस्त, मेरी आयु का ही है, मेरे बाजू में एक दिन पहले बैठा था, है ना, जीना मुश्किल है ऐसे बताया, और दूसरे दिन वास्तव में उसने आत्महत्या कर ली। अभी हफ्ता भर पहले की बात है। होगा कोई इस तरह का भी। इस पर ठीक। और सोचने की जरूरत है। और बताइए कोई। हेलो। जी हाँ, बताइए। बताइए।
सभी विद्वद्जन साथियों का अभिवादन है। आज का जो चर्चा चल रहा है तो संचालक, संचालित और जो है सो हिंसा प्रवृत्ति, मानवताप का बढ़ना, आत्महत्या और समाज की वैश्विक 5 प्रकार की समस्या का है। तो हम देखते हैं कि जहां तक संचालक और संचालित की जो बात है, तो जितना भी संचालक और संचालित में दूरी रहता है तो सत्यता जो है वो प्रभावित होता है और भ्रम की स्थिति बहुत पैदा होता है वहां पर, जिसका कि लाभ जो है बीच में जो धूर्त और चालाक लोग होते हैं वो संचालित जो मोटिवेटेड होते हैं, जो भावना प्रधान होते हैं, उनका राह भटका कर को जो है और उसका लाभ जो है तो लेते हैं। और अगर संचालक और संचालित की दूरी कम होती है तो पारदर्शिता रहती है और उसमें किसी बीच के व्यक्ति को भटकाने का मौका नहीं मिलता है। और जहां तक आजकल जो हम लोग ये रिसर्च कर रहे हैं कि मानव ताप जो है अत्यधिक मात्रा में बढ़ रहा है और सर्वप्रथम इसको भी रिसर्च करने की जरूरत है और इसको भी जो है कंट्रोल करने की जरूरत है। मानव ताप बढ़ने से, अंदर में हिंसा की प्रवृत्ति आने से व्यक्ति का जो है सोचने समझने की शक्ति जो है वो छिन्न हो जा रही, उनकी आत्मशक्ति जो है वो कमजोर हो जा रही है, उनकी इच्छा शक्ति जो है वो भी जो है सो कमजोर हो जा रहा है। इसका परिणाम ये निकल रहा है कि वो नहीं तो किसी का हिंसा कर दे रहे हैं और नहीं तो खुद जो है आत्महत्या कर ले रहे हैं, इसलिए कि उनको जो है कि अंदर में सोचने समझने की शक्ति समाप्त हो जा रही है कि अगर हम ऐसा कर रहे हैं तो इसका दुष्परिणाम बाद में क्या होगा। अगर हम किसी को मार दे रहे हैं, किसी को कुछ कर रहे हैं, तो इसका दुष्परिणाम क्या होगा, हमें जेल जाना पड़ेगा, हम जो अभी सोच रहे हैं वो ऐसा नहीं हो सकता है। ये उनकी क्षमता जो है समाप्त हो जा रही है, जो कि गलत कार्य कर दे रहे हैं। और कुछ तो जो होते हैं वो तो धूर्त और चालाक होते हैं, जो योजनाबद्ध पूर्वक करते हैं, उनको कुछ नहीं होता है, वो कर भी देते हैं और बच भी जाते हैं। आज जो आत्महत्या का भी मसला जो है, ये भी बहुत जो है मानव ताप का भी इसमें परिणाम। और जो आत्महत्या का मसला है, इसमें हम देखते हैं कि मनुष्य के अंदर भय का भी है, सम्मान का भी है। और जो व्यक्ति जो है जमीन से उसकी पारिवारिक संबंधता अच्छा है, वो अफसर का, कोई बड़े घराना का, मतलब उच्च स्तर का जीवन शैली जी रहा है, लेकिन वो जमीन से वाकिफ नहीं है। जो व्यक्ति जमीनी स्तर का है या जमीनी स्तर का सोच रखता है या जमीनी स्तर का कार्य का अनुभव रखता है, उसमें हरेक परिस्थिति में लड़ने की क्षमता होती है और वो उससे लड़ लेता है और किसी न किसी रूप में रास्ता निकाल लेता है। लेकिन जो जमीनी स्तर का जिसको ज्ञान नहीं है, केवल वो
राजसी जीवन जिया, भौतिक का जीवन जिया, और जब एक बैग उसमें कोई मुसीबत आता है तो वो सोचता है कि मैं कैसे जीऊंगा, कैसे क्या करूंगा, हमारे पास कहाँ से आएगा। एक बैग अगर उसकी आर्थिक शून्यता की ओर चली जाती है तब जो है वो नर्वस होता है, डिप्रेस हो जाता है। अगर उस समय उसको कोई अच्छा मार्गदर्शक मिल जाता है, कोई अच्छा मानसिक चिकित्सक मिल जाता है, फिर भी वो संभल जाता है, और नहीं तो आत्महत्या कर लेता है। अब जहां तक आत्महत्या की बात है, तो जब जीवन ईश्वर देता है तो उसको किसी दूसरे को लेने का अधिकार नहीं है। अगर कोई उसको साजिश के तहत भयक्रांत करके या किसी प्रकार से धोखाधड़ी करके, उलझन में करके अगर उसको मारता है, तब तो वो आपराधिक मामला बन जाएगा। लेकिन अगर व्यक्ति जो है स्वयं से नर्वस हो करके और आत्महत्या करता है तो इस पर किसी प्रकार का कोई आपराधिक मामला नहीं है। अब आज का ही बाबा हम किस्सा बता रहे हैं, वार्ड नंबर 1 का है, कल का होगा। मतलब कि पुलिस वाले हैं जो कि झारखंड में नौकरी करते हैं, उनकी 3 बच्ची, 1 बच्चा है जो कि अस्पताल के पीछे रहते थे सर। अब उसकी बड़ी बहन बीए फाइनल में पढ़ती थी, और उनकी दूसरी लड़की जो थी वो 9th क्लास में पढ़ती थी। अब मोबाइल बराबर देख रही थी। मोबाइल देखने के चलते बड़ी बहन जो है उसको डांटी, मना की कि भाई बार बार तुम केवल मोबाइल देखती रहती हो, तुमको पढ़ना लिखना चाहिए, अपना पढ़ाई लिखाई में ध्यान करो। अब बताइए उसके अंदर जो है इतनी क्षमता नहीं है, चाहे तो उसके अंदर कहिए क्रोध का ही या ताप वृद्धि का ही कहिए, कि वो अपने को संभाल सके, और उतने बात को ही इतना ले ली कि कोठरी में जा करके अब बंद हो गई। बाद में सब देखे कि नहीं है तो उसको धक्का दे करके जब तोड़े तो लटकी हुई थी, फांसी लगा ली। बताइए ये जो है मानव में इतना मेंटली जो है डिप्रेस, ताप वृद्धि हो जा रहा है। अब अभी जो है एक रामचंद्रपुर की लड़की का रंका के पास शादी हुआ था। वो अपने हस्बैंड को 4 महीना शादी का हुआ था, नहीं जाना चाहता था, उसको खाना में मतलब किसी जहर दे करके। और देहात के क्षेत्र में भी मतलब कि इस प्रकार की जो है बातें जो है किसी आ रही, ये मनुष्य का जो है अब तो ताप वृद्धि का ये सोचने समझने का शक्ति जो है समाप्त हो जा रहा है। तो इन सब कारणों से जो है ये इसमें जो है सब जो हमारा संयुक्त परिवार का संयुक्त संपत्ति और संयुक्त उत्तरदायित्व का जो चीज है, तो इसमें अगर इस प्रकार की सरकार के यहाँ से मान्यता अगर मिल जाए तो परिवार के लोग उसको किसी भी प्रकार का समस्या है तो उसको भी संभालेंगे, जिसे चाहे वो कर्जा में हो या उसको हम देख रहे हैं किसी उच्च श्रृंखल हो रहा है, खान पान के चलते उसका मानसिक ताप बढ़ रहा है, तो बहुत सा चीजों का समस्या का समाधान हो सकता है। और इधर जो आपने बताया है कि जो सामाजिक समस्या है, वास्तविक समस्या, कृत्रिम समस्या, प्राकृतिक, वैश्विक और भ्रम का समस्या है। तो भ्रम का समस्या बहुत सा जैसे है, बेरोजगारी है, तो भूखमरी है, तो गरीबी है। कहाँ कोई इस प्रकार का समस्या है? कोई समस्या आज के समय में नहीं है। लेकिन फिर भी आज जो है राजनीति जो है इन्हीं समस्याओं पर बार बार जो है कहीं भी जो है बैठक में, रैली में बात बराबर जो है नेता लोग बोल रहे हैं कि गरीबी है, गरीबी से मर रहे हैं, भूख से मर रहे हैं, सब काम नहीं है। तो ये सारी जो है भ्रम फैला करके और समाज को भ्रमित कर रहे हैं। यहाँ देखिए कि आप जो है किसान का जो है रैली निकाल करके ब्लैकमेल कर रहे हैं, भ्रम फैला रहे हैं।
चारों तरफ जो है भ्रम फैला करके, और धूर्त लोग सरकार को भी जानते हुए भी सरकार भी ब्लैकमेल हो रही है, क्योंकि वोट का राजनीति है, वोट चाहिए जिसे जो है। आरक्षण चाहिए भाई, आरक्षण जो है, आरक्षण केवल सरकारी नौकरी में चाहिए। अरे भाई, सरकारी नौकरी के छोड़ करके दूसरे चीज का कुछ मांग कीजिए तब ना है। तो इस प्रकार से बहुत सा समाज में जो है कृत्रिम रूप से समस्याओं को उठाया जा रहा है, समाज को भ्रमित किया जा रहा है और वास्तविकता से दूर रखा जा रहा है। आज जो है अब धीरे धीरे कुछ जो है समस्याओं का समाधान में, जैसा कि आप बताते हैं, एक बार हम भागवत जी का भी सुन रहे थे स्पीच, तो उसमें वो परिवार के बारे में जो है कि परिवार का महत्व जो है समाज में बढ़ना चाहिए, और परिवार जो है वही एक समाज को रास्ते पर व्यवस्थित करने पर सुगम तरीका है। ऐसा उन्होंने भी धीरे धीरे बात को रख रहा है, और बात जो है ज्ञानज्ञ परिवार का वो भी अब अन्य नेताओं को भी समझ में कुछ कुछ आ रहा है, जो वास्तविक चीज है। तो मैं इसी बात के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगा। धन्यवाद। बताइए, किसी को और अगर कुछ शॉर्ट में 1-1, 2-2 मिनट कहना हो, पूछना हो, कोई बात पूछनी भी हो तो आप पूछ सकते हैं। और किसी को कुछ कहना है तो बताइए। बताइए ब्रजेश जी, समाप्त कराना है? हाँ बाबा, समाप्त किया जा सकता, मुझे नहीं लग रहा कोई और करना चाहता है कुछ। ज्ञानेंद्र जी, मैं कल का विषय रख देता हूँ, पहले कल का विषय बता दे रहा हूँ। हाँ बताइए। कल का विषय रहेगा राज्य द्वारा समर्थित वर्ग विद्वेष सामाजिक विघटन का कारण। 5350 से 5356 तक है। 4 बिंदु है इसमें। भारत देश के रूप में तो आगे बढ़ रहा है, परंतु समाज के रूप में पीछे जा रहा है। प्रतिष्ठित सामाजिक विचारक सामाजिक विघटन के लिए जिम्मेदार। विकास के नाम पर अलग अलग समूह बनाकर सामाजिक समस्याएं पैदा करना। कल ये 4 पॉइंट रहेंगे हमारे, 5350 से 356। अब आप एक काम करिएगा आगे, जी बाबूजी। 2-3 दिन इस विषय पर और चला लीजिए। जी उसके बाद सीधा जी 5900 से शुरू करेंगे फिर। जी ठीक है बाबूजी। 2 दिन 3 दिन इसको चला लीजिए, जी और जो भी समाज शास्त्र पर, और जी 2-3 दिन के बाद फिर सीधा 400-500 आगे बढ़ जाए हम लोग। जी बाबूजी, मैं एक बार देख लेता हूँ, कोटेशन मिलते जुलते ना हो। हाँ हाँ, तो आप मैं देख लीजिएगा, जो जो महत्वपूर्ण हो ले लीजिएगा। जी उसमें कोई 1 दिन 2 दिन आगे पीछे कोई हर्जा नहीं है। जी जी और लेकिन इसको माने जल्दी हम लोग निपटा करके समाज वाला विषय फिर आगे बढ़ाएंगे। जी ठीक है बाबूजी। 5900 से फिर शुरू करेंगे। जी ज्ञानेंद्र जी, मीटिंग को समाप्त कर सकते हैं।